साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध की खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें हैं दोस्तों जो बहुत बड़ी हैं और ये खबरें दिल्ली से आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, कोलकाता से आ रही हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अब तो कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल समेत जितने भी राज्य वहां तो चुनाव होने, ऐलान भी होना है। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज्ञानेश कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सारे अधिकार छीन लिए हैं और यह साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी भी चल रहा है 60 लाख लोगों के लिए, 50 अभी भी बचे हुए हैं। वहां तो सारा मजिस्ट्रेट ने संभाल लिया, हाई कोर्ट के पास जिम्मा चला गया, अधिकारी तो वैसे भी गॉन, खत्म। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 2 दिनों तक कोलकाता के भीतर सारे के सारे अधिकारी, आप जानते हैं ना, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी, सामने बुला करके सबके सामने ऐसा रगड़ा दोस्तों, ऐसी सख्त हिदायत दी कि आप सोच नहीं सकते। पहली बार कई लोगों को गलतफहमी होती है ना कि बस 2-3 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चुनाव आयोग, उसके बाद क्या होगा। सारा एकदम से मिजाज बिगाड़ दिया है इस बार सीईसी ज्ञानेश कुमार ने दोस्तों। ये साफ कहा है कि बस भूल जाइए, अब ऐसी जगह हम पहुंचाएंगे कि फिर वापस नहीं आ पाएंगे। बड़ा गजब का नजारा है दोस्तों। अब चुनाव आयोग के खिलाफ क्या हुआ, ममता बनर्जी महाभियोग ला रही है। अच्छा, ठीक ऐसे समय में यह खबर आई है दोस्तों जब संसद के भीतर अमित शाह ने एकदम गर्दा छुड़ा दिया सबका। मतलब आपको यह भी देखना इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से संसद में जिस तरीके से कल चीजें चली हैं, राहुल गांधी ने एक तरीके से ममता बनर्जी को वहां भी फंसा दिया है। तो आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों। पश्चिम बंगाल को लेकर किस प्रकार के डिसीजन लिए गए, किस प्रकार के हालात हैं, आज इस कहानी को भी डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है, हर हर महादेव आज यही लिखिएगा दोस्तों। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, गाने की तैयारी भी चल रही है दोस्तों। आइए एक एक करके शुरू करते। पहले मैं आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं और ये 2 विंडो क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है उस बात को समझिए। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के विपक्ष इस देश के लोगों को लगातार भड़का रहा है। अगर आपके पास जरूरत नहीं है तब भी जाके लाइन में लग जाइए ताकि पूरा जो चेन है ना वो खत्म हो जाए। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, आप हिल जाएंगे दोस्तों। ये जो 2 विंडो दिखा रहा हूं, कल कांग्रेस पार्टी ने मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की लाइन लगाओ योजना फोटो लगा के ट्वीट किया, बढ़िया सा। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। अब जानते हैं ये फोटो कब का है, 2 विंडो में देखिए, ये 2011 का फोटो है। ये न्यूज के तरीके से मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं। शटर स्टॉक में जाएंगे, आपको 2011 में मिलेगा। ये मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट से लोग खरीदते हैं, तस्वीरों को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। 2011 अप्रैल की तस्वीर। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने पाप को, गांधी परिवार के समय में लोग लाइन में लगते थे, उस फोटो को महात्मा नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर चिपका दिया है। आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि उनको पता चल सके इस 2 विंडो के जरिए कि जो दिक्कतें कांग्रेस की सरकार में गांधी परिवार के समय में होती थी, उस तस्वीर को लगा करके नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं अलग से ये चीजें आपको दिखा रहा हूं। अब आइए एक 2 विंडो दिखाता हूं। ये कल की खबर है। ओम बिरला स्पीकर, उससे तो बड़ा एकदम राहुल गांधी वो कर रहे थे, स्पीकर से ही लड़ पड़ रहे हैं पिछले कुछ समय से। अब कहा नहीं हम आपको हटा देंगे, डरा रहे थे। उनको लगा कि हम बोलेंगे तो ये डर जाएंगे, हट जाएंगे। खत्म हो गया, वोट देने के लायक भी नहीं बचे। आपको पता है कल वोटिंग तक नहीं की, भाग खड़े हुए सारे के सारे लोग। गांधी परिवार के लोग भाग गए, वोटिंग नहीं की।
और कल ही स्पीकर से के मुद्दे पर हारने के बाद टीएमसी के साथ एक सौदेबाजी हुई है कांग्रेस की, और फिर ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रही है। आप सिर्फ देखते जाइए कैसे देश को एक भ्रम में धकेलने की कोशिश होती है, साजिश रची जाती है। मैं बंगाल की कहानी पर आपको लेकर आता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हुआ है वो जानना जरूरी है। कैसे कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी हुई, टीएमसी भाग गई, किसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मैं आपको दिखाता हूं, कल जो चेयर पे बैठे थे जगदंबिका पाल, लगातार चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई दोस्तों। जब वक्त हो गया, गृह मंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब जिन्होंने इस पर मोशन डाला है, प्रस्ताव दिया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, डालिए और फिर मतदान होगा। भाई आप ही लेके आए, आप ही के प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, सरकार तो लाई नहीं। हल्ला करने लगे लोग, प्रस्ताव डालने ही नहीं दिया। मोहम्मद जावेद साहब, देखिएगा, आप नाम बुला रहे हैं, आप देखिए। मोहम्मद जावेद साहब का नाम बुला रहा हूं, लेकिन वो बोलेंगे तभी जब आप इस हाउस को, बेल को खाली, क्योंकि इस पे मतदान भी होना है, इस प्रस्ताव पे, मोशन पे, और मोशन पे, प्रस्ताव पे मतदान तभी होगा जब आप इस सदन को, आप जो मूवर हैं उनको मैं इजाजत दे रहा हूं। देख रहे हैं ना, लगातार कह रहे थे भाई इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मतदान होगा। कैसे होगा? सब भाग गए, हल्ला करने लगे, हो करके, जैसे मछली बाजार में होता है ना, वैसे हल्ला कर रहे थे। अंत में स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे जगदंबिका पाल जी, उन्होंने कहा भाई आप तो बोलना ही नहीं देना चाहते। बोल करके प्रस्ताव में कहा गया कि जो इसके पक्ष में हाँ कहे, विरोध में ना कहे, और उसके बाद जाकर इस संकल्प को अस्वीकृत किया गया। सुन लीजिए, देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी इस देश को फंसाने की साजिश में लगी रहती है। जरा देखिए और समझिए। तो खुद नहीं चाहते, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलेगी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल की कहानी दिखाना चाहता हूं। कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कैसे वहां पर चुनाव आयोग का राज स्थापित हो चुका है ढंग से, ऐलान से पहले ही चुनाव की। लेकिन उसका रास्ता जो कल संसद में हुआ है, लोकसभा के भीतर, वो जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा क्यों इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। दरअसल कल आप देखिए, अमित शाह जी ने आखिर में, जो गृह मंत्री है, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए एक एक चीज, मैं बहुत संक्षिप्त चीजें आपके सामने लेकर आया हूं, 3 बाइट। वो बोलते हैं कि ये कांग्रेस को पता था, उनको सिर्फ समय खत्म करना था, बस समय नष्ट करना था। अब वो लेकर के आए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव, लेकिन आधे अधूरे मन से। उनको पता है 2026 चल रहा है, जानबूझ के लिख दिया 2025 का है, तो खारिज कर देंगे, तो फिर स्पीकर के खिलाफ बोलेंगे। स्पीकर साहब ने देखा, बोला नहीं नहीं, आप डेट ठीक करके फिर से लाइए। सुनिए। विश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि इशू का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए, वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ली और दूसरा नोटिस आ गया। आरोप लगाओ और भाग जाओ, कीचड़ फेंको, भाग जाओ, यही तो कांग्रेसी आदत है ना दोस्तों। लेकिन इस बार सरकार भी तय थी, भाई अगर आरोप लगा रहे हो, प्रस्ताव लाए हो, तो ढंग से लाओ। फिर दूसरी बार जब मौका दिया गया, आप जानते कैसे लेके पहुंचे? एक ही सिग्नेचर के, और बाकी सारे जेरोक्स लगा दिए। बताइए, स्पीकर के खिलाफ कोई मोशन ला रहे हैं,
जेरोक्स लगाएंगे? कहीं होता है जीवन में? फिर स्पीकर ने देखा, बोला ना ना ना, इसको ठीक से करके लाओ, नियम से ही जाएगा, लेकिन अब सब साइन करो फिर लेके आओ। देखिए अमित शाह जी बता रहे हैं। दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। देखा आपने दोस्तों, स्पीकर साहब ने पूरा समय दिया। ऐसा नहीं कि आरोप लगा के भाग जाने देंगे, फिर बोलोगे कि नहीं नहीं देखो अस्वीकार कर दिया गया। अब सब कुछ हो गया। अब चर्चा का समय तय हुआ 9 तारीख को। भाग खड़े हुए 14 दिन समाप्त हुए 9 तारीख को, 14 दिन तक का ही है। तैयार ही नहीं हुए डिस्कशन के लिए, जानते फंस जाएंगे। लेकिन सरकार तय करके बैठी थी और स्पीकर साहब की ना चर्चा तो होगी, बोलने दीजिए, कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको ये तीसरा बयान सुनाता हूं, सुनिए। उन्होंने नोटिस दिया, अंतराल के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। 9 तारीख को 14 दिन समाप्त हो गए। अब वो प्रस्ताव किसका था? तो विपक्ष का था। हम तो तैयारी कर कर आए थे, स्पीकर साहब चेयर पर भी नहीं बैठे। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव, जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। देख रहे हैं ना, राहुल गांधी को सब पता है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी पर बड़ी डिटेल बात की दोस्तों, और गजब का डेटा लेकर आए थे। बताया कि पिछली लोकसभा में भाजपा से 2 गुना समय, 3 गुना समय कांग्रेस को दिया, इस बार भी दिया। अब राहुल गांधी बोल भी नहीं करते हैं तो क्या किया जाए। उन्होंने आंकड़े दिखाए दोस्तों कि 17वीं लोकसभा में जो उपस्थिति, जो सांसद उपस्थित रहते हैं, एवरेज है 67%, राहुल गांधी सिर्फ 51%। 16वीं लोकसभा में औसत है 80%, राहुल गांधी का 52%। 15वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत है 76%, राहुल गांधी 43%। समय भी कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मिल रहा है। अब वो बोलते ही नहीं है। जब सारे हल्ला करने लगे, आखिरी बयान सुनाता हूं, फिर बंगाल पर लेकर आऊंगा दोस्तों। तो अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो नियम बना है, जिससे ये देश चल रहा है, सदन चल रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये नेहरू जी के समय से बना है। सुन लीजिए बहुत संक्षिप्त में। समय में नियम नहीं बने भाई, ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते। अब देखा आपने दोस्तों, तो स्पीकर के मुद्दे पर एक डील हुई कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच। ममता साथ नहीं थी, आप जानते हैं ना। बोला हम आपका साथ देंगे, पहले ज्ञानेश कुमार में लाना पड़ेगा, हम महाभियोग लाएंगे, फिर वैसे ही कचरा करेंगे। जानते हैं, अरे जब आधा नहीं हुआ तो महाभियोग कैसे ले आएंगे? उसमें तो 2/3 चाहिए आपको, दोनों सदन में। कुछ नहीं है, आप आधा भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्यों लाया गया ये तो मैं आगे बताता हूं। खबर यह है कि टीएमसी ने शुरू कर दिया है कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। कांग्रेस के साथ डील हो गई, 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर कर लिए। अभी बजट सत्र में 14 दिन बचे हैं, तो इनको लग रहा है जल्दी जल्दी कर लो। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबसे बातचीत कर लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि खुद ममता बनर्जी ने इसकी रूपरेखा तैयार की है दोस्तों। इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद इस पर नजर रख रहे हैं, दिल्ली के घटनाक्रमों पर सबसे बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रक्रिया क्या ओम बिरला जैसी है? बिल्कुल नहीं, महाभियोग है। जैसे जजों के लिए होता है 2/3। जब आपके पास आधा ही नहीं है तो आप ला पाएंगे क्या? लेकिन करेंगे क्या? यही जो किचाहिन कर रहे हैं। सिर्फ मने जिसको बोलते हैं ना कि सिर्फ बोलना, और बोलना भी नहीं, भाग जाना।
भाग खड़े हुए स्पीकर के मुद्दे पर। वोटिंग नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी ने, अपने ही प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने दी। अब सवाल है कि ज्ञानेश कुमार से इतनी बेरुखी क्यों? तो उसकी वजह मैं बताता हूं दोस्तों। ज्ञानेश कुमार ने जो 2 दिन 3 दिन दिखा दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है कि सीएम ममता के अधिकार एक तरीके से छीन लिए हैं। बंगाल में चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली, अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की टीम पहुंची, सबसे मुलाकात हुई, सभी दलों से, नेताओं से, तमाम जगहों से। और इस बार आखिर में जब मुलाकात हुई उनकी, तो सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, किसी को नहीं छोड़ा गया। फुल बेंच की मैराथन बैठक हुई। एक समय ऐसा सन्नाटा पसर गया दोस्तों, क्या बताऊं। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने एक समय में, जो राज्य के डीजी हैं कानून व्यवस्था, विनीत गोयल नाम है, उनको तुरंत टोका, खड़ा होकर कुछ बोल रहे, चुपचाप बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए। ऐसा आक्रामक तेवर दोस्तों, साफ साफ कहा कि ये जो उदासीनता है, ये जो गड़बड़ी है, ये अक्षम्य होगी। जानते क्या कहा? देख रहे हैं ना, लाइन तो, हेडलाइन तो पढ़ ही लीजिए, ऐसी जगह भेज देंगे कि वापसी भी नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के डीजी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस अधिकारी, जिनके नाम पे सरकार उछलती है, जानते क्या कहा? आप लोगों को लगता है कि 1-1.5 महीने चुनाव आयोग बस खत्म, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। चुनाव आयोग 5 साल काम करेगा, हर वक्त काम करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। और जानते क्या कहा? अगर गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो दोषी अधिकारी को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। डीएम हो, एसपी हो, किसी को रियायत नहीं होगी। अच्छा, घटना क्या थी मैं आपको बताता हूं। राज्य में नारकोटिक्स एडवाइजरी कमेटी, इसका गठन नहीं हुआ, देरी हुई। विनीत गोयल से पूछा गया, ये खुद ही आ गए स्पष्टीकरण देने के लिए। तो सीईसी कहते हैं तीखे लहजे में, हमें सब पता है, बैठ जाइए। हर अधिकारी के कामकाज का डिजिटल फुटप्रिंट मेरे पास मौजूद है, यहां लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अब जानते हैं यहां पर कौन कौन अधिकारी थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, आबकारी अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी। क्यों नहीं बना? अच्छा, चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि सामान्य दिनों में जो शराब का उत्पादन होता है, इस चुनाव के दौरान बढ़ना नहीं चाहिए। जो सीमावर्ती इलाके, वहां भट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, हर चीज देखा जाएगा। मैं जरा इनका एक आध बयान सुनाता हूं ज्ञानेश कुमार का। एकदम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबको क्लियर कट डायरेक्शन दिया, एक भी अधिकारी अगर गलत तरीके से काम करता हुआ पाया गया, सख्त कार्रवाई होगी, इस बार कोई नहीं बचेगा। सुनिए। आयोग आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी, कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा, और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मतदाताओं की भी जानकारी साझा की है दोस्तों, याद रखिए। ये जो सारे लोग बोल रहे ना, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक एक जानकारी, वोटर के नाम संख्या कम हो गई है, बाकी तो जांच ही चल रही है। जरा वो हिस्सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, देख लीजिए। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं, और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। 7 करोड़ 8 लाख नाम, उसमें भी काफी कम गए, जानते हैं ना। और इसमें भी जो पात्र मतदाता हैं वो 6 करोड़ 44 लाख 52,069 ये हैं। अच्छा, एक बड़ा फैसला किया है दोस्तों, अधिकारियों पे तो आपको बता चुका हूं कि अब अंदर बंगाल पुलिस के लोग नहीं होंगे। इस बार क्या किया है कि जितने भी बूथ हैं, कम से कम 80,000, बड़े नियम बनाए गए हैं दोस्तों। अब ये नहीं कि एक ही जगह भीड़ कर दिया, एक एक नियम।
अब यह कर दिया गया कि हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग होगी। अगर एक भी आदमी दिख गया, टीएमसी के लोग खूब दिखते हैं, आप जानते हैं, दनादन एकदम दबाना शुरू कर देते हैं। अब नहीं होगा। इस बार तो बहुत सख्ती है दोस्तों। इस बार तो आप जानते हैं हाई राइज सोसाइटी में इस बार खुद मतदान के अधिकारी एक एक आदमी के पास जाएंगे, उनका देंगे स्लिप। इस बार सब कलर फोटो कर दिया गया है, सोसाइटीज में बूथ बना दिया गया, बहुत सारे फैसले किए गए हैं दोस्तों। इस बार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और जो अधिकारियों के साथ अभी बैठक हुई ना, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, मतलब सभी पार्टियों को बुलाया। उसमें टीएमसी के मंत्री एकदम जोर जोर से बोल रहे थे। सीईसी ने तुरंत चुप करा दिया, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से काम चलेगा नहीं। एकदम तेवर दिख रहा है दोस्तों। और इसी तेवर का नतीजा है कि ममता बनर्जी को समझ में आ गया और उन्होंने अब महाभियोग लाने की तैयारी की है। अच्छा, उनको इससे पहले भी हार का सामना करना पड़ा। आप याद कीजिए, धरना कर रही थी ना 5 दिनों से, बंद करना पड़ा, कुछ नहीं मिला। बहाना क्या बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक से काम करो। अरे तो ठीक से तो शुरू से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड नहीं बदला। अब ये बोल के इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। अपील किसने किया? भतीजे ने किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये भी समझिए। मैं आपको एक खबर दिखा चुका था दोस्तों, जिसमें बंगाल की याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भड़कता है, सीजेआई भड़कते हैं। क्या बंगाल के अलावा कोई काम नहीं है? फिर अगले दिन सुनवाई होती है। मैं अपडेट दे रहा हूं आपको। सीजेआई फिर भड़क उठे। वो कहने लगे कि आप न्यायिक अधिकारियों के काम में भी संदेह पैदा कर रहे हैं। अभी तो काम चल ही रहा है, उससे पहले याचिका लेके आ गए। अरे विश्वास तो करो सिस्टम पे। सीजेआई ने साफ कहा दोस्तों, 10 लाख लोगों का काम हो चुका है, आप इंतजार कीजिए। क्या आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है? वो साफ साफ कहते हैं सख्त लहजे में, इस तरह की याचिकाएं सिस्टम पर भरोसे की कमी का गलत संदेश देती हैं। अब यह खेल शुरू हो जाता है। कुल 52 लाख लोगों का मामला है। यह एक समय से पहले दायर की गई याचिका है। याचिका किसने दायर की थी? चुनाव आयोग ने नहीं, यही ममता बनर्जी की तरफ से लोगों ने की थी। अब जान लीजिए, सर के खिलाफ कर रहे थे। बहुत सारे आदेश दिए गए, लेकिन आदेश का एक मुख्य पहलू यही है दोस्तों कि जिस कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी दी गई है वही सब कुछ करेंगे, उसी पे अडिग है सुप्रीम कोर्ट। तो मामला पूरा अटका हुआ है। बंगाल की कहानी दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली तक उसका असर दिख रहा है और दिल्ली से बंगाल पे भी असर दिख रहा है। लेकिन एक बात साफ नजर आती है दोस्तों, ममता बनर्जी को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, एक कमेंट अपनी तरफ से तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें लिखिए, मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।